मोदी अभी पार्टी नहीं संघ के भी ऊपर हो गए हैं। राजनाथ जी को ऐसे भी नहीं के बराबर है, जहाँ वहाँ यूज़ करते रहते कि आप इधर जाइए उधर जाइए। उनके अपने मंत्रालय के बारे में उनको क्या मालूम कितना पूछा जाता है। अडवाणी जी के जो पीए थे दीपक चोपड़ा, वो भगवान हुआ करते थे मंत्रियों के लिए और नेताओं के लिए। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का होता तो अभी जेल में होता। तो ऐसी 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं राजस्थान में, जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यदि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फैक्टर होते तो बीजेपी के खिलाफ गद्दारी करके चुनाव लड़ने वाले वो 8 एमएलए कैसे जीतते हैं। कांग्रेस का वोट शेयर और बीजेपी का वोट शेयर राजस्थान में कोई खास फर्क नहीं है। कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे यदि अपने विधायकों के टिकट काटे होते तो आज शायद कांग्रेस वहाँ सत्ता में होती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि आखिरी 15 दिन कांग्रेस इसी में लगी रही कि मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल में कौन होंगे, अधिकारी कौन, कहाँ पोस्टिंग होगी। अधिकारियों से बात होगी तो अधिकारी हंस रहे, वो बोल रहे हैं कभी बघेल साहब का फ़ोन आता है कि फला कांग्रेसी जीतना नहीं चाहिए क्योंकि वो सिंहदेव का आदमी है, और कई बार सिंहदेव का फ़ोन आता है कि फला आदमी मैं ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, इसको जीतने मत देना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए क्यों रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री चुने गए, इसके पीछे राजनीति क्या है? क्या अब बारी नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की है क्या? तो वहीं सदन में हमले हुए हमलावर भाजपा सांसद के पास के जरिए अंदर पहुंचे। जवाब मांगने पर सदन से विपक्षी सांसद निकाले जा रहे हैं और मोदी जी दोस्तों मौन है। आखिर 2024 की लड़ाई भाजपा के साथ, मोदी के साथ लड़ेगा कौन? विपक्ष कहां है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज फिर एक बार हमारे साथ इसीलिए अशोक वानखेड़े जी जुड़ गए हैं। तो स्वागत है वानखेड़े जी आपका देश नीति पर। नमस्कार। 2024 का सेमीफाइनल बीजेपी जीत गई, लेकिन 3 राज्य में जो मुख्यमंत्री बनाए गए उनका अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो उनके एक्सपीरियंस के आगे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह बहुत ऊपर है। अगर भजनलाल जी की बात की जाए तो भजनलाल ने सिर्फ 1 एमएलए का चुनाव जीता है। इतने कम एक्सपीरियंस कार्यकर्ताओं को क्यों चुना गया, वो भी 2024 चुनाव से पहले? मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं सेमीफाइनल है तो ये सेमीफाइनल ज़रूर था। ये सेमीफाइनल था नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को, बैरोमीटर को देखते हुए। क्या ये सेमीफाइनल नरेंद्र मोदी के नाम पे जीता गया, इसमें आप विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो लोकसभा सीट्स थी वो मैक्सिमम बीजेपी के पास पहले से ही थी। तो ये 3 राज्यों में चुनाव जीतने से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा टैली में 2024 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पे लोकसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान में। पिछली बार कांग्रेस की सरकार होते हुए 25 की 25 बीजेपी को मिली थी। इस बार बीजेपी की सरकार है, फिर 25 मिल जाएगी। लोकसभा में जो टैली बढ़ने की बात होती है उसमें फर्क नहीं, सिर्फ सेंटिमेंट्स जो वर्कर्स के बीच में होते हैं उन्हें एक उत्साह आता है। लेकिन वो उत्साह क्या बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में जनरेट होगा क्या? यदि उस उत्साह की वजह से यूपी में बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो गया या इन 3 राज्यों के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, वो कितने भी उत्साहित होंगे तो राजस्थान से 25 ही सीट देंगे, 26 नहीं हो सकती। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद यदि हम ये देखें, अभी तो मैं मुख्यमंत्री पे नहीं आ रहा हूँ, मैं जीत पे बता रहा हूँ। यदि हम ये मायने रखें कि ये मोदी जी का वोट है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हर 5 साल बाद पलटती है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि ये मोदी जी का वोट है, एग्रीड। लेकिन यदि माइक्रो लेवल पे जाके मैं तमाम 25 लोकसभा सीटों का आकलन करूं, एक लोकसभा सीट में 6 से 8 तक विधायक होते हैं,
तो ऐसी 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं राजस्थान में जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। कोटा ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक बीजेपी का विधायक नहीं, कांग्रेस ने स्वीप किया वहां पे। तीस से 40 सीट्स ऐसी हैं जो बीजेपी के बागी ने बीजेपी की सीटें बिगाड़ दी। 8 इंडिपेंडेंट जो जीत के आ गए वो सारे के सारे वो वसुंधरा के खास लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया। कुल मिला के राजस्थान में वसुंधरा के पास आज भी 50 से 60 एमएलएस है। यदि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फैक्टर होते तो बीजेपी के खिलाफ गद्दारी करके चुनाव लड़ने वाले वो 8 एमएलए कैसे जीतते हैं। कांग्रेस का 70 प्लस जो आंकड़ा आया है वो 30-35 पे सिमट लेना चाहिए था। कांग्रेस का वोट शेयर और बीजेपी का वोट शेयर राजस्थान में कोई खास फर्क नहीं है। कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे यदि अपने विधायकों के टिकट काटे होते तो आज शायद कांग्रेस वहां सत्ता में होती। जो गलती केसीआर ने तेलंगाना में की वही कांग्रेस ने राजस्थान में की। अब आइए आप मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि आखिरी 15 दिन कांग्रेस इसी में लगी रही कि मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल में कौन होंगे, मंत्रिमंडल में कौन होंगे, अधिकारी कौन, कहां पोस्टिंग होगी। और उन्हीं 15 दिन में एक मुख्यमंत्री जिसे आला कमान ने रिजेक्ट किया हो, जिसका नाम तक स्टेज पे लिया नहीं जाता, जिसकी योजनाओं का जिक्र नहीं करता, वो उन 15 दिनों में 150 रैलीज करता है। ये मध्य प्रदेश में लाडली बहना का वोट था। वो जो इमोशनल अपील करते गए कि क्या मामा चाहिए आपको, क्या मामा ने अच्छा काम किया, और उसका हिटबैक आपको देखने को मिलता है कि शिवराज रोड पे भी कार से जा रहे हैं तो लोग कार को घेर लेते हैं मामा मामा करते हुए। महिलाएं रो के बुरा हाल है उनका, ये कहती हैं कि भैया हमने तो आपके लिए वोट दिया था। छत्तीसगढ़ 90 का हाउस है, 5-10 सीटें इधर उधर हो जाती है तो वहाँ खेल बिगड़ता है। जो छोटे हाउस होते हैं वहाँ पे 5-10 सीटों से बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। तो राजस्थान में कुछ अधिकारियों से बात हुई है मेरी, क्योंकि मैं जनरली इतना उलटफेर कैसा हुआ, सॉरी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। अधिकारियों से बात हो गई तो अधिकारी हंस रहे हैं। वो बोल रहे हैं कभी बघेल साहब का फ़ोन आता है कि फला फला कांग्रेसी जीतना नहीं चाहिए क्योंकि वो सिंहदेव का आदमी है, और कई बार सिंहदेव का फ़ोन आता है कि फला फला आदमी मैं ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, इसको जीतने मत देना। जिस दिन पहला फेज़ का चुनाव हुआ 20 सीटों पे 4 जिले जो आदिवासी बहुल थे, उस सीटों के बाद जो लोग चुनाव को बहुत नज़दीक से देखते हैं, ब्यूरोक्रेट से लेके उद्योगपतियों तक, सबकी एक ही रिपोर्ट थी कि कांग्रेस की सरकार बनना मुश्किल है। क्योंकि मैंने कहा कि 90 का हाउस हो तो 5-10 से फर्क पड़ता है। पहले फेज की 14 सीटें आदिवासी जो बीजेपी की थी, जो कांग्रेस की थी, वो बीजेपी को गई इसी मारकाट में। आप वो 14 सीट जोड़िए, कांग्रेस की टैली 49 होती है और कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन वो मार्केट तो एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बीच भी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में मारकाट ही नहीं थी, वहाँ तो नेता ही नहीं था। नहीं, मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात मैं तो अभी इसका मध्य प्रदेश के मैंने आप देखिए, तीनों फैक्टर अलग अलग है, तीनों राज्यों को एक आप नहीं कर सकते। जैसा लाडली बहना, उसने सही कहा कि भाई लाडली बहना मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में क्यों जीते। हम तीनों राज्यों के अलग अलग फैक्टर कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि वहाँ पे क्या हुआ,
राजस्थान में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में वसुंधरा राजे के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, जिनको टिकट मिला वो चुनाव लड़े, जिनको टिकट नहीं मिला उनमें से जो ताकतवर थे वो इंडिपेंडेंट जीत के आए। कुछ लोग ऐसे थे जो 30-30 हज़ार वोट खा के उन्होंने कांग्रेसियों को वहाँ कांग्रेस उसकी वजह से जीत गई, बीजेपी का वोट खाया उन्होंने। ऐसे कई एक एक सीट का उदाहरण दे सकता हूं मैं जी। और फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सभी मुख्यमंत्रियों को साइडलाइन जो करना तो ये 3 राज्यों के विनिंग फैक्टर्स है। तेलंगाना में ये मैं नहीं कहता हूं कि पीपल हैव वोटेड फॉर, मैं बार बार कह रहा था कि बीआरएस को एक चांस और जनता देगी। जो बीआरएस ने किया शायद ही देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लोगों के लिए किया। फ्री बिजली, फ्री पानी 24 घंटे, बात सब करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इस देश में बिजली की कमी नहीं है, फिर किसान रात को क्यों जाता है खेत में पानी देने के लिए, रात रात क्यों जगता है? क्योंकि दिन में बिजली नहीं होती। पानी की अवेलेबिलिटी कहाँ है? महाराष्ट्र में अभी शुरू हो गया मामला कि पानी उद्योग को कितना देना है, पीने को कितना देना है, खेती को कितना देना है। तो 24/7 यदि ये चीज़ें अवेलेबल हैं किसानों के लिए, इसके बावजूद क्यों एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो एमएलएस थे जो लगातार जीत रहे थे वो अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिए थे। उनको लग रहा था कि हमने लोगों को इतना दिया कि अब सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब आप लोगों को चीज़ें देना शुरू करते हो वो उसका आदी हो जाता है। यदि मैं इस ऑफिस में रोज मैं आता हूं, आते से मुझे कॉफ़ी दी जाती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एक साल बाद मैं मेरा अधिकार समझता हूं और कॉफ़ी नहीं आने पे मैं लड़ता हूं कि रोज दे रहे थे, आज क्यों नहीं दे रहे हो। यही कारण है कि जो तो लाभार्थी का जो सेगमेंट है वो पहले चुनाव में बहुत अच्छा बिहेव करता है, सेकंड चुनाव तक वो आपके हाथ से चला जाता है क्योंकि उसकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। जो नई सरकार आती है वो बोलता है तो पानी और बिजली तो मिल ही रहा, हम तो ये भी देंगे, हम तो ये भी देंगे। जो सरकार है उसको मालूम है कि पानी बिजली देने में ही उसको नानी याद आ रही है, बाकी चीजें नहीं देगा क्योंकि दूसरे को क्या खेल बिगाड़ना है तो आप बांटते रहो। अब राजस्थान में जो प्रॉमिस किया है, देखिए क्या हाल होगा अब राजस्थान का। मध्य प्रदेश में जो प्रॉमिस किया है, मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजे डिक्लेयर होने के बाद मुख्यमंत्री बनने तक जो पीरियड था उसमें 2000 करोड़ रुपए लोन लेना पड़ा क्योंकि फिर आपको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। कितना? हर राज्य ऑन एन एवरेज हमारे यहां 30% जीडीपी का जो इनकम है उसका 30% वो लोन सर्विसिंग को देता है, डेप्ट सर्विसिंग को देता है, ब्याज को देता है, ब्याज देने को देता है। कहां सर्वाइव हो पाएंगे? क्या हम ग्रीस के रास्ते पे जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू गो टू द वे ऑफ लंका? लेकिन चुनाव जीतने के लिए यदि आप फ्री का देने लगोगे तो लोगों की आदतें बिगड़ जाती हैं। 5 किलो अनाज से अब लोग खुश नहीं होंगे, अब उनको ऑयल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए। ऑयल मसाले दोगे तो फिर सप्ताह में एक बार मीठा भी खाना चाहिए, शक्कर भी चाहिए उतनी, फिर काजू बादाम भी चाहिए। हलवा सिर्फ बिना काजू बादाम का अच्छा नहीं लगता। कब तक खाएंगे? 2 साल से वहीं खा रहे हैं, अब काजू बादाम भी दो। नई पार्टी बोलते हैं हम काजू बादाम भी देंगे क्योंकि किसी के कोई घर का पैसा नहीं जाता, ये टैक्स पेयर्स मनी है। दे टेक लोन, दे सेल द प्रॉपर्टीज, दे सेल द पब्लिक कंपनीज। और इसीलिए 54 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ के कर्जे पे हम हैं। तो हर राज्य की। अच्छा, उसके बाद ये मुख्यमंत्री क्यों, नए मुख्यमंत्री क्यों? मुझे लगता है ये 2029 की अमित शाह जी की तैयारी है। ये उन्होंने तय कर लिया कि 2024 में वो चुनाव जीत के वापस आएंगे, नरेंद्र मोदी जी पारी करेंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की उम्र भी हो जाएगी और रिटायरमेंट होंगे। और रिटायरमेंट के बाद फिर हु आफ्टर मोदी का जो संघर्ष चलेगा उसमें सारे मुख्यमंत्री वो चाहिए जो अमित शाह जी का नाम आगे करेंगे। इसलिए तीनों लोग अमित शाह के कोटे से आते हैं और बहुत नज़दीकी है अमित शाह के। ये वो तीनों रबर स्टैंप है जिनको टिकटों के लाले पड़ गए थे। आप यदि भजनलाल की बात करें तो ये पिछली बार चुनाव लड़े थे किसी और के टिकट पे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो डिपॉजिट जब्त हो गया था। इस बार एक वसुंधरा के खास आदमी का टिकट काट के इनको चुनाव लड़वा के जितवाया गया
मुख्यमंत्री बना, जिसको पता ही नहीं मुख्यमंत्री, हर चीज़ वो दिल्ली को पूछेगा। भाजपा नहीं चाहती कि सरकारें राजधानी से चले, उनकी सारी सरकारें दिल्ली से चलेगी। गुजरात की सरकार दिल्ली से चलती है, मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली से चलती है। 2 राज्य हैं वहाँ पे धामी जी की सरकार दिल्ली से चलती है, क्योंकि धामी जी उनके एहसानों तले दबे हैं। जो आदमी चुनाव हार गया था उसको मुख्यमंत्री बनाया। खट्टर साहब की सरकार दिल्ली से चल रही है, क्योंकि खट्टर साहब ने सपने भी नहीं सोचा होगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकार दिल्ली से चलेगी। सिर्फ 2 सरकारें हैं जो दिल्ली से अभी थोड़ी बहुत नहीं चल पा रही है। एक है आसाम की सरकार, क्योंकि हेमंता बहुत तेज है और हेमंता के भरोसे पूरा नॉर्थ ईस्ट है। हेमंता को मुख्यमंत्री भी इसलिए बनाया गया कि हेमंता के तेज तेवर थे। यदि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो शायद नॉर्थ ईस्ट और पूरा मतलब आसाम भी चला जाता बीजेपी के हाथ से। मजबूरी थी, तो उसमें थोड़ा सा वो प्रेशर करते हैं, थोड़ा वो भी लो डाउन होते हैं। और एक सरकार उत्तर प्रदेश की है जहाँ लगातार घमासान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री यूं ही नहीं 2-2, 3-3 कैबिनेट मिस करता है, यूं ही नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को ये ताकत कौन दे रहा है? दिल्ली से ताकत दी जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खट्टर हो या धामी हो या एकनाथ शिंदे हो, जो 20-25 के भरोसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजर में जिस तरह से रिपोर्ट छपी, और सबसे बड़ी बात आरएसएस ने इस बात को बताया कि अगर 2024 का चुनाव मोदी के चेहरे पर, हिंदुत्व के चेहरे पर लड़ा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी बीजेपी के लिए। और इन 3 राज्य में, हिंदी बेल्ट वाले राज्य में जीत के बाद क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को ही प्रोजेक्ट करेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने आएगा कौन? वर्तमान में बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता है जिसमें वो ताकत है, जिसमें वो धैर्य है, जिसके पीछे सब लोग खड़े हैं, जो मोदी जी को चैलेंज दे? मोदी जी को विपक्ष से तो चैलेंज मिल ही रही है। इंडिया गठबंधन ने मोदी जी को तो घेर रखा है, इस बारे में कोई दो मत नहीं है। लगातार ईडी, सारी एजेंसियां से लेकर सारी चीज़ें, तमाम जितने भी हथकंडे वो अपनाए जा रहे हैं महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में, ताकि वहाँ का मनोबल टूटे। लेकिन महुआ मोइत्रा के केस के बाद फिर एक बार ममता दीदी ने वहाँ से दहाड़ मारी। वो बंगाली अस्मिता का सवाल उठता है वहाँ पे। बिहार में लालू और नीतीश चाहे कितना भी गोदी मीडिया रोज इनमें झगड़ा करवा दे, वो लगातार घेरे हुए हैं। और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी तोड़ी, शिवसेना की पार्टी तोड़ी, इसके बावजूद धैर्य नहीं है या उतनी हिम्मत नहीं हो रही है बीजेपी की कि वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव करवा दे। ये स्थिति है वहाँ पे। इन सारी जगह पे यदि 50, 60, 70 सीटों का गैप आता है, बीजेपी 220, 230 तक आती है, तो उसके बाद बीजेपी को आंकड़ा पूरा करने के लिए कौन देगा? दक्षिण में कहाँ है भाजपा? मेरा सवाल आपके लिए ये था सर कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मोदी को प्रोजेक्ट, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, कि पार्टी से भी ऊपर है मोदी जी, और हो सकता है कि बड़े बड़े पार्टी नहीं संघ के भी ऊपर हो गए हैं, कि बड़े बड़े नेता चाहे नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो, उन्हें भी हटाया जाएगा? नहीं, उन्हें मैंने तो पहले ही कहा था कि इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद राजनाथ और गडकरी का टिकट मुश्किल है। यदि उनकी औकात होगी तो इंडिपेंडेंट लड़के दिखाएंगे वो, जैसे 8 लोगों ने लड़के दिखाए और डंके की चोट पे जीत के आए, बहुत बड़ी मार्जिन से जीत के आए। मतलब 2029 के लिए इन दोनों का भी नाम कट सकता है, क्योंकि बिल्कुल कट बाद सकता में है, अमित शाह, बिल्कुल कट सकता है। अभी बचा कौन? शिवराज वसुंधरा बर्फ में लगा दिए, रमन सिंह तो स्पीकर बना के और उनकी बेइज्जती कर दी। है कौन? राजनाथ जी को ऐसे भी नहीं के बराबर है, जहाँ वहाँ यूज़ करते रहते कि आप इधर जाइए उधर जाइए,
उनके अपने मंत्रालय के बारे में उनको क्या मालूम कितना पूछा जाता है? कौन है? गडकरी जी का कितना संवाद है प्रधानमंत्री जी से, मुझे डाउट ही है इस बारे में। हमने ये देखा कि और हमने ये भी देखा है कि मैंने अडवाणी जी को गृह मंत्री उप पंतप्रधान पोस्ट पे देखा है। मैंने अडवाणी जी की ताकत देखी है। अडवाणी जी के जो पीए थे दीपक चोपड़ा, वो भगवान हुआ करते थे मंत्रियों के लिए और नेताओं के लिए। दीपक चोपड़ा ने आपके नमस्ते का जवाब दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने पहचान लिया उनने आपको, मतलब आप इस देश की राजनीति में कुछ है। जब दीपक चोपड़ा के जलवे थे तो अडवाणी जी के क्या होंगे। हालांकि अडवाणी जी बहुत सौम्य नेचर के नेता थे, वो हार्डकोर हिंदुत्व वाले थे, लेकिन चाय से कैटली गरम जैसा हम कहते हैं वैसे दीपक चोपड़ा के तेवर थे। लेकिन अडवाणी जी व्यक्तिगत बात करो तो बहुत ही प्यार से बात करते थे वो। उस इतने बड़े आदमी को कि मतलब कई बार अटल जी भी उनके सामने बौने होते दिखाई देते थे। उन्हीं अडवाणी जी के घर पे जो अडवाणी जी रथ यात्रा पे चलते थे, तो ये मैंने मेरे आंखों से देखा। मैंने रथ यात्रा कवर की है गुजरात पूरा। रथ निकलने के बाद और टायर की जो निशान वाली मिट्टी है वो इकट्ठा करने के लिए हज़ारों के तादाद में लोग इसे टूट पड़ते थे कि एक मुट्ठी ले ले, अपने घर के भगवान के पूजा में रखे कि ये टायर की मुट्ठी है जिस पे अडवाणी जी गए हैं। वो ग्लैमर तो अभी मोदी जी ने नहीं पहुंचे उस ग्लैमर पे। उन्हीं अडवाणी जी के घर पे पत्थर फेंकते हुए भी मैंने देखा इसी दिल्ली में। ये जंगल का कानून है। राजनीति में और जंगल में कोई फर्क नहीं। शेर बूढ़ा हो जाता है फिर जंगली कुत्ते भी उसका शिकार करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई, और विपक्ष को अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि विपक्ष ने पूरी तरह से, इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को घेर के रखा है, लेकिन विपक्ष का आवाज़ जिस तरह से दबाया जा रहा है, आज वहाँ के जो हमलावर रहे, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो भी कुछ ना कुछ मुद्दे के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। बेरोजगारी हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो। आज लोगों के पास बोलने का कोई जरिया नहीं बचा। विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से निकाला जा रहा है, सांसदों को जिस तरह से निकाला जा रहा है, आज पार्लियामेंट में उन्हें सांसद के तौर पर कम और शायद सिर्फ विपक्ष के तौर पर ज़्यादा स्पीकर हो, सभापति हो या सरकार देख रही होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ 2014 के बाद तो आवाज़ कहाँ है बात करने के लिए, जगह प्लेटफॉर्म का। संसद ये विरोध करने का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। मैंने सुखराम के टाइम पे सदन के मतलब पूरा वॉशआउट होते हुए देखा, पूरा सेशन वॉशआउट होता हुआ देखा, लेकिन लोगों का निष्कासन नहीं हुआ, क्योंकि विरोधी यह लोकतंत्र का दूसरा पहिया है, विपक्ष। लेकिन मोदी जी सर्कस की साइकिल चलाना जानते हैं जो एक पहिए की होती है। उन्हें दूसरा पहिया चाहिए ही नहीं। सवाल उठता है कि किस सांसद ने वो पासेस इशू किए थे, किस सांसद के गेस्ट बन के वो पासेस मिले थे। उस सांसद, यदि वो सांसद बीजेपी का नहीं होता, इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का होता, तो अभी जेल में होता। मात्र अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को धोखा है, ये बोल के उसकी सदस्यता निरस्त की जाती है। यहां तो सीधे लोगों ने भगत सिंह का एक किस्सा सुना था हमने, और ये देखा है कि गैलरी में स्मोक बॉम्ब लेके लोग उतर आते हैं और आवाज लगाते हैं। इस बात के दो पहलू हैं। पहले उस संसद पे क्या एक्शन हुई, सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हो गया, अरे लेकिन किसने पास दिया, कोई बात नहीं।
जो लोग कूदे उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या वो सत्ता पक्ष के विचारधारा के लोग हैं? और यदि जिन इश्यूज के लिए लोग उतरे हैं, क्या वो गिमिक्स था, या फिर भगत सिंह ने जब कह रहा था कि जब सरकार बहरी हो जाए तो बम विस्फोट करके हम उन्हें उनके कान खोलना सुनना चाहते हैं। भगत सिंह जी ने जो किया था वो किसी का हत्या या वायलेंस करने के लिए नहीं किया था। एक किसी को स्क्रैच भी नहीं आई भगत सिंह जी के उस इंसिडेंट से, लेकिन उन्हें फांसी चढ़ाया गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चेताने के लिए काम किया था। वर्तमान सरकार को यदि किसी ने चेताने का काम किया होगा तो क्या सरकार अपने लोगों को, वो तो अंग्रेज थे, भगत सिंह उनके लिए कौन थे? भगत सिंह उनके लिए आतंकी हो सकते हैं, ये देश के लिए भगवान थे। तो आज वो मुजरिम हो सकते हैं इस वर्तमान सरकार के लिए, लेकिन यदि उन्होंने बेरोजगारी की आवाज़ उठाई, दलितों की आवाज़ उठाई, यदि उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, तो फिर वो किसानों के लिए भगवान है, बेरोजगारों के लिए भगवान है, दलितों के लिए भगवान है। सरकार ने क्या इस पे कभी आत्मावलोकन किया है? ये हुआ क्यों? ये लोग क्या बोलना चाहते हैं? किसान आंदोलन करते हैं, कभी सरकार ये पूछती है कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं भाई? कहीं गलती तो हमारी से नहीं हुई? 700 किसान मर जाते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए मर गए क्या? तो आपके लिए मरना क्या होता भाई? आपके लिए तो फिर पुलवामा के लोग ही मर गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जिनकी वजह से आप चुनाव जीत गए। तो उनकी शहादत आपके लिए है क्या? ये माने हम? क्या आपकी सत्ता का जो रास्ता है वो लाशों के बीच से जाता है? ये माने हम? और यदि आप ये कहते हो कि मेरे लिए नहीं मरे और ये, तो फिर वो किसान कानून वापस क्यों आ गए? चुनावी राजनीति के चक्कर में। यदि सारा कुछ चुनावी राजनीति ही है तो फिर विकास कहां है? फिर देश का गौरव कहां है? 700 किसान मरना है देश के लिए गौरवशाली है। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है, गौरवशाली बात है, अचीवमेंट है देश का। ये देश के लिए शर्मनाक बात है। 75 साल आज़ादी के हो गए और हमें 85 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, वो भी 5 साल के लिए आने वाले। मतलब सरकार जानती है कि आने वाले 5 साल तक इतनी बिकट स्थिति होने वाली है इस देश की कि लोग दाने दाने को मोहताज होंगे, इसलिए 5 किलो अनाज है। लेकिन उसके नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी जमकर के मैं कहता हूँ आपको, जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम उसको क्यों जनरलाइज करते हैं? तो क्या तेलंगाना में पैसा नहीं बटा? तेलंगाना में, कर्नाटक में, दक्षिण भारतीय राज्यों में 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा क्या? कि पूरा दक्षिण अनाज खाता ही नहीं? हिमाचल में अनाज नहीं बिक रहा था क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने आप ही ने कहा कि सामने किसी को खड़ा होने की जरूरत है, तो वो विपक्ष कहाँ है? वो मैंने वही तो कहा, विपक्ष कहाँ है? आज अगर कांग्रेस सेमीफाइनल ये जीतती सवाल तो आपने बात पूछना अलग चाहिए होती। था। नरेंद्र मोदी जी सेमीफाइनल जीते, ये सवाल नहीं उठता। कांग्रेस कैसी हारी, ये सवाल उठता है। जी वही बात। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल थी, बीजेपी के सामने ये उनका दायित्व है लीड करना, लेकिन लीड करने के लिए तलवार में दम होना चाहिए। सेनापति यही नहीं बनते। दम कहां है? क्या राजस्थान में सीटों के लिस्ट को लेकर झगड़े नहीं हुए? अशोक गहलोत ने यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उनके लोग हारे, तो क्या अशोक गहलोत का दायित्व नहीं है? ये जिम्मेदारी फिक्स कब होगी? एक छिछोरा नेता आता है जिनका नाम, मैं छिछोरा इसलिए कहता हूं उनको क्योंकि जो आदमी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने खुद के राज्य में, अपनी घर से चुनाव हार जाता है, डिपॉजिट जब्त होता है उसका, वो अपने आप को नेता कहता है, तो फिर उससे तो ज़्यादा मैं वोट ले सकता हूँ। कल यदि मैं एक पत्रकार होने के नाते भी मेरे ज़िले में मैं खड़ा हो जाऊँगा तो डिपॉजिट तो जब्त नहीं होगा मेरा। सुरजेवाला से मैं ज़्यादा वोट ले लूँगा। इस सुरजेवाला का अचीवमेंट क्या है? इनका कंट्रीब्यूशन क्या है पार्टी में?
क्यों हर जगह जनरल सेक्रेटरी बना के भेजे जाते हैं? क्यों टिकट बिकते हैं वहाँ पे? क्या मध्य प्रदेश में 25-30 टिकट नहीं बिके? हाई कमान उसे कहते हैं जिसके कमांड पे चीजें चले। कांग्रेस में हाई कमांड की जरूरत है। मोदी जी के कमांड पे बीजेपी चलती है। पहली बार कोई विधायक बना और उसको उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो कम से कम विधायक तो था जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया। नरेंद्र मोदी तो विधायक भी नहीं थे जब चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। पहला चुनाव लड़ा था चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। तो मोदी जी के पास एक उदाहरण है, भाई मैं तो विधायक भी नहीं था तब भी मुख्यमंत्री बना और आज प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, लगातार पूरा देश मेरे पीछे है। तो फिर भजन लाल को भी ट्राई करो, यादव को भी ट्राई करो, साय को भी ट्राई करो, इनमें से कोई मोदी पैदा हो। ही हैज अ लॉजिक, यू कांट चैलेंज। पर फिर क्यों इन तीनों राज्यों के चुनाव के नतीजों पे जब डिस्कस होता है, हार के बारे में मीटिंग हो रही है कि क्या हुआ कैसा हुआ, और जब नेता निकलता है तो कमलनाथ बोलते हैं अब हम लोकसभा की तैयारी करेंगे। अरे पूरा मध्य प्रदेश विधानसभा डुबाया, अब तू लोकसभा की तैयारी करेगा? किस मुंह से बोलते हैं? बगैर कहते कि नहीं अभी लोकसभा में टक्कर देंगे। अरे तू विधान नहीं संभाल पाया अपना, लोकसभा में टक्कर तू देगा? अशोक गहलोत कहती कि अब लोकसभा में हमने कमर कसी। अरे तो कौन सी कमर कसी? कमर बची है तुम्हारे पास कसने के लिए? यू हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस। दे शुड रिटायर। जब मैं दिल्ली में आया था, जो बीजेपी के नेता थे उनमें से मुझे एक चेहरा नहीं दिखाई देता सामने। अटल जी के मंत्रिमंडल से कौन बचा है अभी? राजनाथ जी को छोड़ो तो ओनली वन मिनिस्टर, राजनाथ सिंह। अटल जी की सरकार बहुत पुराना इतिहास नहीं है। और कांग्रेस की सरकार कल बनने दीजिए, आप गलती से बन भी गई तो आपको वही लोग मिलेंगे जो राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में थे। तो ऐसे विपक्ष पर 2024 के लिए कौन भरोसा करेगा? विपक्ष, मैंने इसलिए कहा कि सिर्फ कांग्रेस के भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। मैं जिन 3 राज्यों की बात कर रहा हूं वहां कांग्रेस है ही नहीं। बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। वहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान है। बंगाल में ममता ने अकेले ने फोर्ट संभाल के रखा है और नीतीश और लालू यहां दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस को इसमें कहीं मानता ही नहीं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष में भी देखा जाए। पार्टी होने से नहीं, मैंने वही कहा आपको, हु टेक्स द लीड ही हैज टू प्रूव द मेंटल। 3 राज्यों में शर्मनाक 2 राज्य आपकी बीजेपी छीन गया है और अपना एक राज्य जहां बिल्कुल 100% आप आ रहे थे वो रिटेन कर गया है। ये आपकी स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है, गांव बसने के पहले भीख मांगने वाले खड़े हो जाते हैं। सरकार बनी नहीं और वहाँ पे मुख्यमंत्री और सेक्रेटरी कौन होगा और इसको इस जिले में डालेंगे, वो मेरा कोई एसपी उसको लाऊंगा, और ये चालू हो गया था। आज भी जयपुर में ये कोई बता नहीं सकता कि जयपुर का मतलब कल पुलिस का मुखिया कौन होगा, क्योंकि सत्ता में आने पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आ गए बेचारे, आ गए तो अब जो पहले तय कर सकती थी वसुंधरा जी, मुख्यमंत्री बनते से ही वो पूरी लिस्ट, क्योंकि 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो पूरे जिले के कलेक्टर कौन होगा, एसपी कौन होगा, टिप्स पे था उनके। अब इनको बताना पड़ेगा वर्तमान मुख्यमंत्री को कि एसीपी और सीपी इनमें फ़र्क क्या होता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ, एसीपी मतलब सीपी से बड़ा नहीं है। यहाँ से शुरू है इनका। तो 2029 के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अमित लंबा शाह मोदी? रिस्क नहीं ले रहे, उनको लगता है कि अपने बलबूते पे इन्होंने इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं। उनको मालूम है उनकी लड़ाई मूर्खों के साथ है। जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, वहां लोकल क्षेत्र जो नए ट्राई किए, देखिए तेलंगाना में नया आदमी डाला, वो सरकार निकाल के लाया।
DK शिव कुमार को वहाँ कमान दे दी, वो सरकार निकाल के लाया। आप यही एक्सपेरिमेंट इन 3 राज्यों में करिए, आपको रिजल्ट आएंगे। यानी देश की राजनीति को, देश को अगर संभालना है, मजबूत विपक्ष जरूरी है। वरना वानखेड़े जी के मुताबिक कि अमित शाह ने तो 2029 के लिए भी प्लानिंग कर ली है, तब तक बुलंद आवाज को क्या इसी तरह से दबाया जाएगा? कमेंट कर आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। वीकेंड विद वानखेड़े का अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।